नमस्कार मित्रों, चक्षुदर्शी के आज के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल। आज अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस है, तो चक्षुदर्शी के सभी मित्रों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। उन मित्रों को भी जो सब्सक्राइब कर चुके हैं और उन मित्रों को भी जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है और जो भविष्य में सब्सक्राइब करेंगे, सभी को मेरी ओर से बधाइयाँ। आज मैत्री दिवस पर मुझे मित्रता के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन मैं बात मित्रता के बारे में नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कर रहा हूँ जिस पर बात अभी हुई नहीं है। और बात इसलिए नहीं हुई है क्योंकि लोग बात करने से संकोच करते हैं, लेकिन मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं मालेगांव विस्फोट कांड के मामले को लेकर के बात करना चाहता हूँ, और ये बात कौन दोषी था, कौन बरी हो गया, कौन नहीं सजा पाया, इसकी नहीं है। ये बात ये है, और इससे ये NIA जो हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा अभिकरण है, वो NIA, उसकी विश्वसनीयता को लेकर के बात मैं करना चाहता हूँ। NIA आपको मालूम है, हमारे देश की एक ऐसी संस्था है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो ख़ास तौर पर आतंकवाद के मामलों की जांच करती है, दोषियों को पकड़ती है, उन्हें सज़ा दिलाती है। और इसका अधिकार क्षेत्र इतना है कि ये देश के भीतर भी और देश के बाहर भी जाकर के अपना काम करती रही है। और मज़े की बात यह है कि इस एजेंसी की जो सफलता की दर है वो ED से, CBI से या दूसरी एजेंसियों के मुकाबले बहुत बेहतर है। लेकिन अब मालेगांव विस्फोट कांड के जो आरोपी थे, उनके विशेष अदालत से बरी होने के बाद ये प्रश्न मन में कौंधने लगा है लोगों के कि क्या हमारी सरकार, जैसे कि हमारा केंद्रीय चुनाव आयोग था, जैसे कि हमारा प्रवर्तन निदेशालय था, जैसे कि हमारी CBI थी, उसी की तरह इस महत्वपूर्ण संस्था को भी तो कहीं केंचुआ बनाने की कोशिश नहीं कर रही है। अन्यथा क्या बात है कि हमारी NIA इतने महत्वपूर्ण जो सबूत थे जुटाने के बावजूद हमारे मालेगांव विस्फोट कांड के आरोपियों को सजा नहीं दिला पाई और वो बाइज्जत बरी हो गए। तो जो बरी हुए उनको शुभकामनाएं, लेकिन NIA की जो कार्य प्रणाली है उस पर जरूर अब उंगली उठाई जाने लगी है कि NIA भी क्या भारत सरकार के इशारों पर काम करने लगी है। क्या NIA ने इस सरकार के इस एजेंडे पर काम किया है कि देश में जो हिंदू आतंकवाद के बारे में बातें हुई थी उसको निराधार प्रमाणित कर दिया जाए, मालेगांव कांड के दोषियों को बरी करा करके। अब बरी कराने में देखिए, माननीय न्यायालय के सामने तो जो होता है तो उसके हिसाब से फैसला होता है, लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई NIA से कि जो उसके शिकंजे में आए हुए लोग ससम्मान बरी हो गए। जो मरे उनको न्याय नहीं मिला। अब उनके परिवार के लोग हैं, बड़ी अदालत में जाएंगे, वहाँ जो होगा सो होगा। लेकिन फिलहाल तो ये हुआ है कि इन आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। NIA ने, आपको याद हो, मालेगांव विस्फोट कांड के आरोपियों के लिए अदालत से, माननीय अदालत से फांसी की सजा की मांग की थी, और मिला क्या उसको? जो जितने आरोपी थे उनको इक्विटल मिल गया, वो सब बरी कर दिए गए। NIA ने, आप देखिए, मालेगांव मामले में 1500 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था अदालत में। 1500, थोड़े बहुत नहीं, तो 1500 पन्नों में क्या NIA इतने सबूत नहीं दे पाई कि इन आरोपियों को, जो 7 आरोपी थे, इसमें प्रज्ञा भारती जैसे महत्वपूर्ण लोग थे, जो सांसद भी रह लिए इस बीच में, इस मुकदमे के चलते हुए, वो सब बरी हो गए। और इसमें दरअसल लोगों को आशंका ऐसी होने लगी है कि जैसे केंचुआ सरकार के इशारे पर काम करता है लोकतंत्र को चलाने का, वोटों को पर डकैती डलवाने का, वगैरह वगैरह, ऐसे ही कहीं NIA का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा कि भगवा आतंकवाद को लेकर के जो पूरे देश में और दुनिया में एक लहर चली थी उसको धूमिल कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर के क्या इस पूरे प्रकरण में न्याय का नाटक तो नहीं हुआ? अब चूंकि देखिए, मैं तो इसको न्याय का नाटक नहीं कह सकता, मैं इसे NIA की विफलता कह सकता हूँ, क्योंकि NIA का जो सजा दिलाने का प्रतिशत है वो बहुत
एक्सीलेंट है। एनआईए जो होती है, एनआईए ने जितने भी मामले अभी तक दर्ज किए हैं उसमें 97% आरोपियों को सजा दिलाई है, और ऐसे में ये जो बचते हैं उसमें मालेगांव विस्फोट कांड के आरोपी आते हैं। तो ये सचमुच हैरानी की बात है। एनआईए का गठन आपको मालूम होगा कि 2008 में जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद किया गया, क्योंकि ऐसी ज़रूरत महसूस की गई कि आतंकवादी वारदातों की इन्वेस्टिगेशन और उनकी आरोपियों की गिरफ्तारी और उन्हें अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी के लिए एक अलग से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होनी चाहिए। सीबीआई और पुलिस और ये इन सब के बूते का रोग नहीं है। तो एनआईए का गठन हो गया 2008 में एक विशेष कानून के द्वारा। लेकिन इस एनआईए में आए तो वही लोग, भारतीय प्रशासनिक पुलिस सेवा के लोग और दूसरे पुलिस जो होती है राज्यों की पुलिस है उनसे डेपुटेशन पे, तो उसके कामकाज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए था, लेकिन फर्क आया। राष्ट्रीय अन्वेषण जो अभिकरण है इसके लिए एक पूरा सेटअप है देश में। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, 19 राज्यों में इसके कार्यालय हैं, और जो केंद्र शासित 7 शायद क्षेत्र हैं उनमें भी इसके कार्यालय हैं। यानी पूरे देश में इसका पकड़ है। ये विदेशों में भी जांच का काम कर सकती है, पहले नहीं कर पाती थी, लेकिन 2019 में एनआईए के लिए जो का विधान बनाया गया था उसमें संशोधन करके इसका कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया गया। तो इसने फिर आपको देखिए कि श्रीलंका में जो ईस्टर बम विस्फोट हुआ था उसकी जांच की, काबुल गुरुद्वारे में जो आतंकी वारदात हुई थी उसकी जांच की, और इसके लिए विशेष शक्तियां भी सरकार ने इसको हाथ में सौंपी, जिससे कि ये अपने कामकाज में कहीं बाधा महसूस ना करे। ये एनआईए का जो अमला है ये बिना वारंट के आपके घर में उसके तलाशी ले सकता है, आपकी गिरफ्तारी कर सकता है, आपके यहाँ से सामान की जब्ती कर सकता है। इसको अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो 38 राज्य, इसके 38 कार्यालय हैं। मैंने गलत बताया, इसके 19 राज्यों में कार्यालय हैं, लेकिन इसके पास मुकदमे चलाने के लिए 38 तो विशेष अदालतें राज्यों में हैं और 7 विशेष अदालतें केंद्र शासित क्षेत्रों में हैं। यानी ये निराश्रित संस्था नहीं है, ये बहुत मजबूत संस्था है, और इस मजबूती की वजह से ही इस संस्था ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की। जैसे आप देखिए कि जिरीबम हत्याकांड हुआ था, जैसे तमिलनाडु में आईएसआईएस के लोगों की जो वारदातें हुई थी, उन सबको एनआईए की जो पेशेवर टीम है उसने पकड़ा, गिरफ्तार किया और उसको बाकायदा सजा दिलाई। अभी तक जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके हिसाब से 185 मामलों में से 167 मामलों में एनआईए ने कामयाबी प्राप्त की सजा दिलाने में। लेकिन शंका तब शुरू हुई एनआईए के कामकाज पर जब मालेगांव विस्फोट कांड के सारे आरोपी बरी हो गए, और पिछले दिनों एनआईए ने जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया देश के भीतर देश के बाहर, वो संयोग से एक ही जाति के हुए। जैसे अबू जिंदाल था, यासीन भटकल था, ये सऊदी अरब से किसी को पकड़ के लाया, किसी को नेपाल सीमा से पकड़ के लाया, अहमद सिद्दीकी था, ये तहाबुर राणा को तो अभी लेके आए हैं अमेरिका से शायद। ये लश्कर तैयबा से जुड़े हुए लोग, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए लोग, इन सब के खिलाफ एनआईए ने मुकदमे दर्ज तो किए, लेकिन आप देखें कि हाफिज सईद हो चाहे सैयद सलाहुद्दीन हो, ये आज तक एनआईए की गिरफ्त में नहीं आए हैं। और क्यों नहीं आए हैं, अब ये एनआईए ही इसका जवाब दे सकती है। लेकिन मणिपुर में आप देखिए, मणिपुर में अभी तक मणिपुर जल रहा है, वहाँ के जो हिंसा के कथित आरोपी हैं उनमें से मात्र एक आरोपी जो था सेमुनिल गंगेटे, उसको गंगटे उसको एनआईए गिरफ्तार कर पाई, लेकिन बाकी पर किसी पर हाथ नहीं डाल पाई। तो इससे लगता है कि अब एनआईए का चरित्र ठीक उसी तरह बदला जा रहा है, चोरी छिपे धीरे धीरे पर्दे के पीछे से। जैसे कि पूर्व में ईडी का बदल दिया गया, प्रवर्तन निदेशालय का, जैसे कि केंद्रीय चुनाव आयोग को बदल दिया गया, जैसे कि सीबीआई का बदल दिया गया। अब आप देखिए केंद्रीय चुनाव आयोग तो इस समय सबसे ज़्यादा विवादास्पद है। बिहार में वोटों की डकैती के आरोप उस पर लग रहे हैं, हालांकि वो लगातार
इन आरोपों का खंडन कर रही है, लेकिन जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं उससे केंद्रीय चुनाव आयोग की साख तो मिट्टी में मिल गई। इसी तरह से ईडी की जो बात करते हैं हम, प्रवर्तन निदेशालय की, इस प्रवर्तन निदेशालय की तो बिल्कुल ही मिट्टी कुट गई, क्योंकि इसने 5-6 हजार मामले दर्ज किए और उसमें से मुश्किल से 28-29 मामलों में ये सजा दिला पाई। 49-50 मामले इसने खुद ही वापस ले लिए। तो अब नंबर मुझे लगता है एनआईए का है कि इसका इस्तेमाल भी सरकार अपने ढंग से करना चाहती है, और जो इस हिंदू उग्रवादी तत्व हैं उनके खिलाफ एनआईए ने जो प्रकरण दर्ज किए हैं उनमें से सबको धीरे धीरे ऐसे ही निकालना चाहती है जैसे कि मालेगांव का मामला हुआ। मालेगांव प्रकरण में सारे साक्ष्य थे, फिर भी आरोपी बाइज्जत बरी हो गए। ये एनआईए के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। अब एनआईए इसको मानती है या नहीं मानती है ये अलग बात है, लेकिन मैं ये मानता हूँ और आपको भी ये मानना चाहिए कि सरकार जानबूझकर एनआईए को अब कमजोर कर रही है। जो एनआईए 2008 में मजबूत थी, जो एनआईए 2010 में मजबूत थी, जो एनआईए 2013 तक मजबूत थी, वो एनआईए धीरे धीरे कमजोर हो रही है। कैसे कमजोर हो रही है? तो गृह राज्य मंत्री हैं हमारे नित्यानंद राय साहब, उन्होंने अभी इसी सत्र में, जो संसद का सत्र चल रहा है, इसमें जो जवाब दिए हैं उससे आपको समझ में आ जाएगा कि एनआईए को लेकर के अब हमारी सरकार कितनी जिम्मेदार है। एनआईए के लिए 1901 पद रखे गए थे जब इसका गठन हुआ, और आपको हैरानी होगी ये जानकर के सरकार ने ये माना है कि इसमें से 541 पद खाली पड़े हैं, यानी इन्हें भरने की जरूरत सरकार महसूस नहीं कर रही है, जबकि देश में भीतर देश के बाहर आतंकी गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और 22 अप्रैल का पहलगाम कांड तो आपने देख ही लिया, जिसकी वजह से पूरे सरकार की देश और दुनिया में किरकिरी हो रही है। ये जो खाली पद हैं ये कुल स्वीकृत पदों का 28% होते हैं, यानी 28% पद जिस राष्ट्रीय महत्व की संस्था में खाली हों वो काम कैसे करेगी? वो काम ऐसे ही करेगी कि फिर मालेगांव के आरोपी बाइज्जत बरी हो जाएंगे। और अभी तो मालेगांव के हुए हैं, और भी सारे गांव होंगे, पहलगांव के भी लोगों का नंबर आ सकता है। अब ये कल की बात है, इसलिए कल के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। अब जो रिक्त पद हैं उसमें भी आप देखिए क्या मज़ेदार हैं, जो कोई ऐसा नहीं कोई सिपाही उपाही के पद रिक्त हों। इसमें एसपी के 12 पद रिक्त हैं, 12, 1 दर्जन। एडिशनल एसपी के 11 पद, डीएसपीओ के 20 पद, इंस्पेक्टर्स के 77 पद, सब इंस्पेक्टर्स के 93 पद, और सहायक सब इंस्पेक्टर के 54 पद अभी तक रिक्त पड़े हुए हैं। और फिर भी इस कमी के बावजूद भी एनआईए अपना काम कर रही है। एनआईए ने 30 जून 2025 तक 677 मामले दर्ज किए, मामलों में काम किया, दर्ज किए, और 2022 के बाद इस सरकार के रहते हुए भी 78 मामलों को अदालत में ले गई और उसमें लोगों को, आरोपियों को सजा दिलाई। यानी इसका जो प्रतिशत है, सफलता का प्रतिशत है, वो 97.43 रहा, 97.43। अच्छा प्रतिशत है, बधाई देने लायक है। लेकिन मालेगांव कांड के बाद, मालेगांव विस्फोट मामले में एनआईए को जो नाकामी हासिल हुई है, उसके बाद ये सवाल जायज होता है कि क्या सरकार एनआईए को भी केंचुआ गति प्रदान करने जा रही है, ईडी गति प्रदान करने जा रही है, सीबीआई गति प्रदान करने जा रही है। एक जमाना था, मुझे याद है, जब कोई गंभीर मामला होता था अपराध का, चाहे आतंक का, तो लोग कहते थे इसकी सीबीआई जांच कराओ। अब कोई सीबीआई की बात नहीं करता, अब एनआईए से जांच कराना है। एनआईए जांच करती है, लेकिन वो आतंकी वारदातों से संबंधित मामलों की करती है, बाकी अपराधों की नहीं करती। तो ऐसे में अब ये जवाब कौन देगा कि एनआईए हमारी जो है आने वाले दिनों में केंचुआ गति को प्राप्त नहीं होगी, ये सरकार के इशारों पर नहीं नाचेगी। तो देखते हैं, आप भी नज़र रखिए एनआईए के ऊपर। एनआईए क्या, जैसे मालेगांव के विस्फोट के आरोपी छूट गए हैं, क्या वैसे ही आने वाले दिनों में पहलगाम मामले में भी आरोपी, क्योंकि अभी सरकार तो कह रही है कि उसने 4 मार दिए, लेकिन 4 मारने से होता क्या है, इसमें तो पूरा एक नेटवर्क रहा होगा, किसी ने उनको बुलाया, किसी ने उनको संरक्षण दिया, तो ऐसे तमाम आरोपी होंगे। तो क्या ये आरोपी भी
मालेगांव विस्फोट कांड के आरोपियों की तरह जब भी गिरफ्तार होंगे तो क्या दोषमुक्त साबित हो जाएंगे। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, इसमें ये सवाल होने चाहिए, होंगे या नहीं होंगे मैं नहीं जानता, क्योंकि अभी तो दूसरे मुद्दे चल रहे हैं। अमेरिका से जो ट्रेड डील होनी है उसका मुद्दा चल रहा है, बिहार में SIR का मुद्दा चल रहा है, उपराष्ट्रपति के चुनाव का मुद्दा चल रहा है। तो ऐसे में NIA को केंचुआ बनाने की जो तथाकथित कोशिशें हैं, इन पर इस देश में बहस होगी या नहीं होगी, ये हमारे दर्शकों को तय करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। और आज रविवार का दिन है, तो आप इस पर चिंतन मनन कर सकते हैं कि क्या भगवा आतंकवाद नाम का जो एक कलंक लगा था हमारी सरकार के ऊपर, क्या उसे मिटाने की कोशिश NIA के जरिए की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।